कल लिख लिया था, कोयला पढ़ चुके थे हम। नेक्स्ट लिखना कोक या चारकोल। कोक या चारकोल। कोक या चारकोल। कोक या चारकोल क्या होता है? जब कार्बन को वायु की एब्सेंस में जलाया जाता है, वायु की एब्सेंस अनुपस्थिति में जलाया जाता है, तो प्राप्त होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? कोक या चारकोल कहते हैं। इसका यूज बारूद बनाने में किया जाता है। किसमें करते हैं? बारूद बनाने में करते हैं। एक होता है काजल या कार्बन ब्लैक। काजल क्या होता है? जब पेट्रोलियम पदार्थ, काजल जो होता है ये पेट्रोलियम पदार्थों को जला करके प्राप्त किया जाता है। जब पेट्रोलियम पदार्थों को वायु की सीमित मात्रा में उपस्थिति में जलाते हैं तो काजल प्राप्त होता है। और काजल का उपयोग कहाँ करते हैं? तो प्रिंटिंग प्रेस की स्याही बनाने में किया जाता है। इसके अलावा आंखों में अंजन के रूप में भी यूज में लाया जाता है। और जूतों की पॉलिश वगैरह बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? काजल का प्रयोग करते हैं। तो काजल, कोक, चारकोल और कोयला, ये तीनों ही कार्बन के कैसे अपर रूप हैं? क्रिस्टल अक्रिस्टलीय एलोट्रॉप्स हैं ये। फिर हम कार्बन की यौगिक की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कार्बन का यौगिक आता है उसका नाम है कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन का ही यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें CO2 का यूज होता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यानी CO2 गैस एक प्रदूषणकारी गैस नहीं है, पॉल्यूशन नहीं फैलाती है ये तो वातावरण में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया जो होती है फोटोसिंथेसिस, उसके लिए बहुत ही जरूरी है। जब कार्बन को वायु की पर्याप्त मात्रा में जलाया जाता है तो प्राप्त होने वाली गैस को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर, औद्योगिक इकाइयों में इसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो एक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट जाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाद में पेड़ पौधे इसको प्रकाश संश्लेषण में काम में लेते हैं। हमारे अंदर भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, CO2 बनती है, हम त्यागते हैं, CO2 पेड़ पौधे काम में लेते हैं। CO2 गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, लेकिन वर्तमान में क्या है कि पेड़ पौधों की संख्या तो हो रही है कम और जंतुओं की संख्या हो रही है, जानवरों की, एनिमल्स की ज्यादा। तो CO2 का निर्माण तो हो रहा है ज्यादा और उसका कंजप्शन, उपभोग हो रहा है कम। और निर्माण ज्यादा है, उपभोग कम है, इसका मतलब CO2 की मात्रा वातावरण में बढ़ रही है। और CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण वातावरण का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, जिसको क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं या ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? वातावरण का तापमान निरंतर रूप से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जो गैस उत्तरदायी है सर्वाधिक, वो कौन सी होती है? CO2 है। इसके अलावा एक CH4 गैस मीथेन भी उत्तरदायी होती है। और एक है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एक O3 और एक वाटर वेपर जिसको जलवाष्प कहा जाता है। ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कहां करते हैं? एक तो आग बुझाने में किया जाता है, अग्निशमन यंत्रों में आग बुझाने में किसका यूज करते हैं? CO2 का यूज किया जाता है। इसके अलावा CO2 का यूज कोल्ड ड्रिंक्स में भी किया जाता है। CO2 कोल्ड ड्रिंक मतलब जल के साथ क्रिया करके H2CO3 बनाती है, जिसको कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। और इस कार्बोनिक एसिड बनने के कारण ही कोल्ड ड्रिंक पीने पर हमें खट्टी डकार आती है। जो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमें महसूस होता है खट्टा खट्टा, वो किस कारण होता है? कार्बोनिक एसिड के कारण ही होता है। तो जल के साथ ये रिएक्शन करके क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है। जब CO2 का टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाता है तो ठोस अवस्था बदल जाती है, जिसको ठोस CO2 कहते हैं। और ठोस CO2 को ड्राई आइस या शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। और इसमें सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है। सब्लिमेशन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को, सॉलिड को गर्म करो, बिना लिक्विड फॉर्म में आए वो सीधा किसमें चेंज हो जाए? गैस में, तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन कपूर में होता है, अमोनियम क्लोराइड के अंदर होता है, ठोस CO2 में होता है, आयोडीन में पाया जाता है। तो ठोस CO2 में भी सब्लिमेशन का गुण होता है। तो नीचे लिखो ये पहला, कोक या चारकोल लिखना अगला, उसमें अपर रूप में एलोट्रॉप्स में कोक या चारकोल में लिखो। जब कार्बन को वायु की अनुपस्थिति में
जब कार्बन को वायु की अनुपस्थिति में जब कार्बन को वायु की अनुपस्थिति में जलाया जाता है तो प्राप्त होने वाले पदार्थ को कोक या चारकोल कहते हैं। जिसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। अगला लिखना काजल। काजल में लिखना इसे पेट्रोलियम पदार्थों को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। जिसका उपयोग प्रिंटिंग प्रेस की स्याही बनाने में आंखों में अंजन के रूप में, कॉस्मेटिक्स आइटम्स के रूप में, तथा जूतों की पॉलिश बनाने में किया जाता है। जूतों की पॉलिश बनाने में किया जाता है। जूतों की पॉलिश बनाने में किया जाता है। अब लिखो कार्बन के यौगिक। पहला लिखना कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को जब कार्बन को वायु की पर्याप्त मात्रा में जलाया जाता है तो प्राप्त होने वाली गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। औद्योगिक इकाइयों में इसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके
प्राप्त किया जाता है। नीचे लिख लो CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2। नीचे लिखना, यह एक रंगहीन गंधहीन तथा यह एक रंगहीन गंधहीन तथा जल में अल्प विलय गैस है। लेस सॉल्यूबल या लो सॉल्यूबल, बहुत कम विलय, मतलब अलग से रहती है, बहुत कम घुलनशील होती है। अल्प विलय गैस होती है जो कि जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है। कार्बोनिक अम्ल बनाती है। इसका उपयोग पेय पदार्थों में किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स आदि में किया जाता है। नीचे लिखना, CO2 का उपयोग आग बुझाने, CO2 का यूज आग बुझाने तथा CO2 का उपयोग आग बुझाने तथा पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किया जाता है। पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किया जाता है। अगला पॉइंट लिखना, CO2 का तापमान कम करने पर CO2 का तापमान कम करने पर यह ठोस अवस्था में बदल जाती है। यह ठोस अवस्था में बदल जाती है। जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। जिसे शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं। इसमें ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है। इसमें ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, ठोस से सीधा गैस में बदलना, गुण पाया जाता है। इसका यूज कूलेंट, प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इसका यूज कूलेंट, प्रशीतक के रूप में किया जाता है। नीचे लिखो, वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण
निरंतर तापमान में वृद्धि हो रही है। निरंतर तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नीचे रखो, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जलवाष्प, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन आदि गैसें उत्तरदायी होती हैं। आदि गैसें उत्तरदायी होती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग कारण वातावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण अपनी जो बायोडायवर्सिटी है उसको बेहद खतरा है। समुद्रों के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनको भी फ्यूचर में खतरा है। वर्तमान में लगभग 0.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एवरेज बढ़ चुका है। यदि यही हालात रहे क्या रहेंगे, क्योंकि CO2 का निर्माण होगा ही होगा। भाई जंतु जानवर हैं, अपन लोग हैं, तो CO2 प्रोडक्शन तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है। AC फ्रिज वगैरह इनका यूज होगा ही होगा, CFC इनसे खूब निकल रहा है। आज आप देखो एक बड़ी बिल्डिंग के पीछे कितने आउटडोर लगे रहते हैं, कितने AC से। एक AC लगा करके हम अपने रूम को तो ठंडा कर सकते हैं, लेकिन एक एनवायरनमेंट को ठंडा नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट उससे क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है ज्यादा। हम कहते हैं ना कई बार, जैसे अभी आने वाले टाइम में जिस 47, 48, 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाएगा, तो अपन कहते हैं भगवान ने बहुत गर्मी कर रखी है आज तो। गर्मी भगवान ने नहीं कर रखी है, गर्मी हमने कर रखी है। एक बार प्रश्न आया था कि ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण क्या है, जिसमें एक ऑप्शन था मानवीय गतिविधियां, ह्यूमन एक्टिविटीज। मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग का हम लोग। भगवान थोड़ी गर्मी कर रहा है भाई, AC का यूज कौन कर रहा है, अपन कर रहे हैं। एक रूम को तो अपन ठंडा कर सकते हैं AC लगा के, लेकिन एनवायरनमेंट तो ऑल ओवर क्या हो रहा है, उससे गर्म हो रहा है। अपन जैसे CH4 मीथेन है, ये मीथेन, इसका मीथेन का निर्माण भी तो पृथ्वी पर ही हो रहा है। जैसे दलदल मार्स एरिया से निकलती है, मार्स गैस कहते हैं इसको। मार्बल संगमरमर का यूज कौन कर रहा है, अपन लोग करते हैं। मार्बल संगमरमर से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन निकलती है। कुओं से, कीचड़ से, कीचड़ कौन करता है, भगवान थोड़ी करने आता। कीचड़ तो अपन पानी फैलाते हैं, उससे कीचड़ होता है। दलदल एरिया बनता है, कीचड़ बनता है, कुआं खोदते हैं अपन, सारा काम क्या है, अपनी गतिविधियां हैं। इनसे कौन सी गैस निकलती है, मीथेन निकलती है। CFC का यूज अपन लोग ही करते हैं। यानी कहने का मतलब है सारी चीजें हमारे द्वारा ही हो रही हैं, और हमारे कारण ही वातावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो वैज्ञानिकों ने बोला है कि यदि यही हालात रहे, तो 21वीं शताब्दी के अंत तक औसतन टेम्परेचर में लगभग 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएगी। यानी अपन तो जीवित नहीं रहेंगे जब तक, लगभग 80 साल बाद तक वो जरूर नहीं जीवित रहें, नहीं रहेंगे, श्योर सी बात है। कोई एक आध दो रह जाए तो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि 100 प्लस तो मुश्किल ही जाना। अब तो 60-70 भी हो जाए ना तो भी बड़ी बात है। 70 भी बिना दवाइयों के दिन निकल जाए ना जिंदगी, तो भी कोई बड़ी बात, कम छोटी बात नहीं है ये। तो आने वाले टाइम में अपने अपने बच्चों के लिए अपन टेम्परेचर कितना करके जाएंगे। अभी जहां 48 रह रहा है, वहां 5-6 और जोड़ लो, उसमें मतलब 53-54 का सामना करना पड़ेगा अपने बच्चों को। और उसका मेन कारण कौन है, हम। फिर उसके बाद वो भी अपनी अगली पीढ़ी को वो बढ़ा के चले जाएंगे। यानी टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, जंगलों में आग लग जाती है। पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई थी 2 साल पहले, कितने सारे जानवर जल गए थे। उत्तराखंड में, दावानल उत्तराखंड में आग लग गई थी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से पेड़ पौधे टकराते हैं, आग लग जाती है, तो कितना सारा नुकसान पहुंचता है। फिर बॉम्बे जैसे शहर जो समुद्रों के किनारे बसे हुए हैं, भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी। बर्फ पिघलेगी तो कहाँ पानी कहाँ आएगा, शहरों में आएगा। जो समुद्रों के किनारे शहर बसे हुए हैं उनको आने वाले टाइम में खतरा है। तो ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए, हमारी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, नेचर के लिए, सभी के लिए क्या है, ये हानिकारक है, खतरा है। इसको कम करने का एक ही उपाय, जितना हो सके मैक्सिमम पेड़ पौधे लगाएं।
भाई मैक्सिमम पेड़ पौधे लगाएं क्योंकि जो CO2 का यूज कर सकें, जो CO2 का कंजप्शन कर सकें। क्यों? निर्माण तो होगा ही होगा, CO2 निर्माण तो, जनसंख्या वृद्धि तो होगी होगी, ये सारी चीज यूज में आएंगी आएंगी, लेकिन इनका कंजप्शन कहाँ हो, इनका कंजप्शन कहाँ हो कि भाई पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं जिससे वो इनको यूज में ले लें और वातावरण को संतुलित बनाए रखें, ऑक्सीजन और CO2 का जो बैलेंस है वो बना रहे। दूसरा लिखना कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी एक कार्बन का यौगिक है, याद रखना। जब कार्बन को वायु की लिमिट, सीमित मात्रा में जलाया जाता है तो प्राप्त होने वाली गैस को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। औद्योगिक इकाइयों में, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर जो कोक या चारकोल होता है उस पर स्टीम प्रोवाइड करके इसको प्राप्त किया जाता है। जब कोक या चारकोल पर स्टीम प्रोवाइड करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो गैस प्राप्त होती ही है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को कहा जाता है वाटर गैस या जल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर गैस या जल गैस। यदि भाप के स्थान पर एयर प्रोवाइड की जाए, भाप के स्थान पर एयर प्रोवाइड की जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो प्राप्त होती ही है, साथ में कौन सी गैस प्राप्त होती है? नाइट्रोजन। इस मिश्रण को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस, या इसको हिंदी में कहा जाता है वायु अंगार गैस, और इसको कहते हैं भाप अंगार गैस। क्या कहा जाता है? भाप अंगार गैस। अभी अधीनस्थ बोर्ड ने LDC का जो पेपर हुआ था उसमें एक ही पेपर में दोनों क्वेश्चन पूछे थे ये, ठीक है। वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण क्या है? तो CO+N2 प्रोड्यूसर गैस, CO+H2 वाटर गैस, इनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारी बॉडी के लिए हानिकारक गैस होती है क्योंकि हमारी बॉडी में ये हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण हमारी RBC लाल रक्त कणिकाएं नष्ट होने लग जाती हैं और हीमोग्लोबिन का स्तर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो डाउन हो जाता है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। इसी क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन से जितनी इसकी बाइंड होने की कैपेसिटी होती है ना, उससे लगभग 220 गुना ज्यादा किसको चाहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड होने की क्षमता होती है। जैसे सुना होगा कई बार बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो जाने से, भट्टी जलाने से सो जाने से व्यक्ति का दम घुटने लग जाता है, डेथ हो जाती है। भाई कमरा बंद है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वैसे ही कम हो गई, फिर हमारा हीमोग्लोबिन को अगर ऑक्सीजन के बजाय CO मिल जाए तो CO को जल्दी अटैच करता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति बाहर बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो तुरंत हमें स्मेल आ जाती है। स्मेल आने का मतलब क्या है? आपका जो हीमोग्लोबिन है उस कार्बन मोनोऑक्साइड के परिवहन में लग चुका है। भाई एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है और एक उसके साथ बात कर रहा है, एक कह रहा है साहब मैं तो आपका ही सिगरेट नहीं, मैं नहीं पीऊंगा साहब आप ही पियो। नुकसान दोनों को ही होगा, चाहे पिए चाहे मत पिए, बस एक को मजा ज्यादा आ रहा है, एक को थोड़ा सा कम आ रहा है, नुकसान दोनों को ही होगा, क्योंकि उसका भी तो हीमोग्लोबिन उसके परिवहन में लगेगा। भाई सिगरेट की धुआं तो जाएगी, धुआं का ही तो खेल है, वही तो हानिकारक है, तो धुआं तो उसके भी जा रही है, उसके ज्यादा जाएगी उल्टी, वो तो सामने छोड़ रहा है, भाई वो तो उसके सामने और छोड़ रहा है, तो उसको तो डायरेक्ट कंसंट्रेशन मिल रही है, यानी नुकसान दोनों को होगा। कोई व्यक्ति बाहर बीड़ी पी रहा है, आपको स्मेल आ गई, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच चुकी है। स्मेल आने का मतलब क्या है? कि आपने श्वास के साथ उसको ले लिया है, तभी तो हमको पता चला है कि भाई कार्बन, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है। तो हमारा कार्ब हीमोग्लोबिन अगर CO मिल जाए तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना छोड़ देता है। इसीलिए जब बंद कमरे में जैसे अपन ने अंगीठी जला दी, भट्टी जला दी, कोयले का दहन होगा तो CO गैस निकलेगी, तो उस समय हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना तो छोड़ देता है, किसके ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के में। और कार्बन मोनोऑक्साइड की जब मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ती है तो हीमोग्लोबिन का स्तर डाउन हो जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, यानी जहर बन जाता है एक तरीके से, जिससे व्यक्ति का दम घुटने लगता है और कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अगर दम घुट रहा है, दम घुटा हुआ है या मरा हुआ नहीं है व्यक्ति, तो उसको पुनः होश में लाने के लिए एक मिश्रण सुंघाया जाता है जिसको कहते हैं कार्बोजेन का मिश्रण, जिसमें 85% O2 और 15% CO2 का क्या होता है? मिक्सचर होता है। इस कार्बोजेन के मिश्रण को सुंघा करके हम उसको पुनः होश में ला सकते हैं। अगर जिंदा है, एक तो मरी गया जब तो नहीं ला पाएंगे, बाकी जिंदा है तो उसको अपन
कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से पीड़ित व्यक्ति को पुनः होश में लाने के लिए किसका यूज किया जाता है? कार्बोजन का मिश्रण का यूज करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो एक हानिकारक गैस है हमारी बॉडी के लिए, और ये कार्बन का क्या है? यौगिक है ये। सेकंड लिखना कार्बन मोनोऑक्साइड को जब कार्बन को वायु की सीमित मात्रा में, कार्बन को वायु की सीमित मात्रा में जलाया जाता है, जलाया जाता है तो प्राप्त होने वाली गैस को, तो प्राप्त होने वाली गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो प्राप्त होने वाली गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। नीचे को औद्योगिक इकाइयों में इसे औद्योगिक इकाइयों में इसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स में इसे कोक पर भाप प्रवाहित करके बनाया जाता है। कोक पर भाप स्टीम प्रवाहित करके बनाया जाता है, जिसके दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड तथा, जिसके दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जल का निर्माण, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इस मिश्रण को जल गैस कहते हैं। इस मिश्रण को जल गैस कहते हैं। ये अपन ने बताया था लास्ट में, यहां तक तो लिखवा दिया था, वाटर गैस कहते हैं। अगला पॉइंट लिखना, यदि स्टीम के स्थान पर, हाँ, यदि स्टीम के स्थान पर एयर प्रवाहित की जाए, यदि स्टीम के स्थान पर एयर प्रवाहित की जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। नाइट्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। इस मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस, इस मिश्रण को यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, इस मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस कहते हैं, या वायु अंगार गैस कहते हैं। हाँ, प्रोड्यूसर गैस हिंदी में कहते हैं, वायु अंगार गैस कहते हैं। नीचे लिखो, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस दोनों का उपयोग, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस दोनों का उपयोग हाँ, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस दोनों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है।
ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट लिखो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस शरीर के लिए एक हानिकारक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस शरीर के लिए एक हानिकारक गैस है। जो कि हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर, हीमोग्लोबिन से अटैच होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। इसमें आरबीसी नष्ट होने लगती हैं। इसमें आरबीसी नष्ट होने लगती हैं तथा हीमोग्लोबिन का स्तर डाउन हो जाता है। तथा हीमोग्लोबिन का स्तर डाउन हो जाता है। इसीलिए बंद कमरे में, इसीलिए कई बार बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से, अंगीठी जलाकर सोने से व्यक्ति का दम घुटने लगता है। व्यक्ति का दम घुटने लगता है तथा मृत्यु भी हो सकती है। तथा मृत्यु भी हो सकती है। सुसाइड का अच्छा ऑप्शन है। और मरा नहीं, बेहोश हो गए जब, मरे नहीं बेहोश हो गए तब। फिर से ट्राई, फिर से ट्राई करो। पैराग्राफ चेंज कर लिखो, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से पीड़ित या बेहोश व्यक्ति को कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसा नहीं करना है। जीवन में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, जीवन छोटा नहीं है। बाकी कई बार आदमी डिप्रेशन में चला जाता है तो कर सकता है करने को तो ऐसा, बाकी डिप्रेस नहीं होना है। जो होगा वो तो होके ही रहेगा। अब रीट में देखो बच्चों के साथ बुरा हुआ है होने को तो, लेकिन क्या करें, पढ़ने वाले नुकसान तो हुआ ही है। हर किसी के नंबर ऐसे थोड़ी है कि 135 आए हैं वो पेपर से ही आए हैं, मेहनत करने वालों के भी आए हैं आने को तो, लेकिन क्या करें, हो गया जो हो गया। सरकार की गलती है, भुगतना बच्चों को पड़ता है, भाई गलती उनकी है। बाकी ये चाहे तो ये क्या नहीं निकाल सकते, जितने पेपर गए चाहे तो सबको निकाल सकते हैं भाई। आजकल तो कॉल डिटेल वगैरह, चाहे पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती, कुछ भी कर सकती है। तो उनको ही निकाल लो ना, 1000-2000 जितने हुए उतने। लेकिन वो है कि उसमें इनको फंसने का डर रह गया कि यार फंस नहीं जाए कहीं, क्या पता किसका हाथ है क्या है। तो इससे बढ़िया है कि पहले ही रद्द कर दो, कोर्ट की सुनवाई से पहले ही रद्द कर दी। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से पीड़ित व्यक्ति को पुनः होश में लाने के लिए कार्बोजेन का मिश्रण सुंघाया जाता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से पीड़ित व्यक्ति को पुनः होश में लाने के लिए कार्बोजेन का मिश्रण सुंघाया जाता है। कार्बोजेन का मिश्रण सुंघाया जाता है जिसमें 85% O2 तथा 15% इसमें 85% O2 तथा 15% CO2 होती है। अगला लिखो एथेनॉल या एल्कोहल। एक तो होती है एथेनॉल और एक होती है मैथेनॉल। एथेनॉल को इथाइल एल्कोहल कहते हैं और मैथेनॉल को मिथाइल एल्कोहल कहा जाता है। दोनों अलग अलग हैं ये CH3OH। ये तो है पीने वाली शराब, ठीक है। इसको पिएगा जब तो व्यक्ति झूमेगा केवल, मतलब नशाई होगा, मरेगा नहीं, तुरंत नहीं मरेगा। लेकिन इसको गलती से पी लिया तुरंत व्यक्ति मर सकता है, क्योंकि इसको जहरीली शराब कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा जहरीली शराब पीने से 4 लोग मर गए, 6 लोग मर गए। तो ये जहरीली शराब होती है। ये हमारे आंखों की जो नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, उनको प्रभावित करती है। ये जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, चाक्षुष तंत्रिकाएं होती हैं, उनको प्रभावित करती हैं, जिसके कारण व्यक्ति पहले तो पीते ही इसको अंधा हो जाता है इससे बहुत जल्दी, और अंधा होने के बाद उसी व्यक्ति में मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि ये हमारे लीवर को क्लॉट कर देती है। लीवर में एक जहर जैसा बन जाता है मैथेनल, और मैथेनल एक तरह से लीवर की जहर होता है जो लीवर को बिल्कुल क्लॉट कर देता है, स्कंदित कर देता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये मैथेनॉल है। इसका यूज कहाँ करते हैं? स्प्रिट बनाने में करते हैं। जो घाव साफ करने के लिए स्प्रिट वगैरह लगाते हैं ना अपन, हीलिंग, बाउंड हीलिंग के लिए, तो स्प्रिट वगैरह जो होती है जर्मीसाइड्स के रूप में, तो स्प्रिट बनाने में मिथाइल अल्कोहल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक कलर पेंट जो बनते हैं, बार्निश वगैरह, कलर पेंट्स वगैरह, उनमें यूज होता है मिथाइल अल्कोहल का। और इथाइल अल्कोहल ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। इसका मेल्टिंग, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है लगभग -114.1 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत न्यून टेम्परेचर रहता है। ये जनरली आप फ्रीजर में रख दो, इसको जमेगी नहीं अल्कोहल, क्योंकि इसका हिमांक बिंदु बहुत कम होता है। इसका उपयोग सामान्यतया एक तो नशीले पदार्थ के रूप में किया जाता है, दूसरा दवाइयों में इसका यूज होता है। कफ सिरप, टॉनिक वगैरह जो बनती हैं, उनमें एल्कोहल का यूज किया जाता है। एल्कोहल का लगातार उपयोग करने से नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, हमारी मसल्स भी प्रभावित होती हैं। इसके अलावा जो मसल्स वगैरह हैं वो प्रभावित होती हैं, याददाश्त क्षमता, मेमोरी पावर इसमें कम हो जाती है, बॉडी प्रभावित होती है। तो एक तो है एथेनॉल, एक है मैथेनॉल, दोनों ही कार्बन के क्या है, ये यौगिक हैं। एक कार्बन का यौगिक होता है जिसका नाम है क्लोरोफार्म, जिसको CH3। क्लोरोफार्म का उपयोग कहाँ किया जाता है? बेहोशी के रूप में करते हैं, एनिस्थेटिक के रूप में किया जाता है। जिसे किसी को सुंघा दें तुरंत वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। एक होता है डाई एथिल ईथर, C2H5O, C2H5, डाई एथिल ईथर। जिसका उपयोग भी एनिस्थीसिया के रूप में करते हैं, पर ये क्लोरोफार्म से अच्छा निश्चेतक है। ये अच्छे का मतलब, इससे तो 2-4 घंटे के लिए जाए तो इससे दिन भर के लिए चला जाए आदमी। भाई एक तो सुंगाओ 2-4 घंटे में होता जाए, एक ये इससे लंबा बेहोशी हो जाती है थोड़ा सा। तो इससे अच्छा निश्चेतक माना जाता है डाई एथिल ईथर को। एक है मिथाइल आइसोसाइनेट,
इसको मिग गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिग गैस कहते हैं। भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी, भोपाल गैस लीकेज कांड हुआ था, उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस के रिसाव के कारण लगभग 7-8 हजार कई सारे श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। लगभग 2 दिसंबर 1984 को हुआ था ये भोपाल गैस कांड। इसमें जैसे अपने आईओसी डिपो में हुआ था ना जयपुर में 2010-11 में, आईओसी डिपो सीतापुरा में आग लगी थी। हाँ, उसी प्रकार से मिथाइल आइसोसाइनेट का हिसाब हुआ था भोपाल में, तो इससे बहुत सारे लोग मरे थे उसमें काम करने वाले। इसको मिक गैस कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी एक कार्बन का कंपाउंड होता है, और ये क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन से मिलकर बना होता है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसका यूज कहाँ करते हैं? एसी, रेफ्रिजरेटर आदि में कूलेंट के रूप में, प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो अगला यौगिक लिखना एथेनॉल या एल्कोहल। तो यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जिसका हिमांक बिंदु जिसका हिमांक बिंदु -114.1 डिग्री सेल्सियस होता है। -114.1 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका उपयोग नशीले पदार्थ के रूप में इसका उपयोग नशीले पदार्थ के रूप में कफ सीरप टॉनिक दवाइयां आदि बनाने में कफ सीरप टॉनिक दवाइयां आदि बनाने में किया जाता है। आदि बनाने में किया जाता है। इसका लगातार या नियमित रूप से सेवन करने से इसका नियमित रूप से सेवन करने से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, नर्वस सिस्टम। मांसपेशियां भी प्रभावित होती हैं और याददाश्त क्षमता कमजोर हो जाती हैं। मसल्स प्रभावित होती हैं, याददाश्त क्षमता कमजोर हो जाती है। याददाश्त क्षमता कमजोर हो जाती है। अगला लिखो मेथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल। मेथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल। CH3OH को इसे जहरीली शराब के नाम से जाना जाता है। इसे जहरीली शराब के नाम से जाना जाता है। जहरीली शराब के नाम से जाना जाता है।
जिसका सेवन करने से जिसका सेवन करने से चाक्षुष तंत्रिकाएं, ऑप्टिक नर्व्स, चाक्षुष तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं, जिससे व्यक्ति अंधा हो जाता है। जिससे व्यक्ति अंधा हो जाता है। इस शराब के पीने से या इस मेथेनॉल को पीने से यकृत में मेथेनल बन जाता है। यकृत में मेथेनल बन जाता है, जिससे यकृत का स्कंदन हो जाता है। स्कंदन, कोगुलेशन, क्लॉट, कोगुलेशन, रक्त का स्कंदन हो जाता है। जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसका उपयोग स्प्रिट बनाने, इसका उपयोग स्प्रिट बनाने, कलर पेंट, वार्निश आदि बनाने में किया जाता है। आदि बनाने में किया जाता है। अगला लिखो क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म को इसका यूज बेहोश करने में किया जाता है या बेहोशी के रूप में किया जाता है। इसका यूज बेहोशी के रूप में किया जाता है। अगला लिखो डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर C2H5 O C2H5। इसे क्लोरोफार्म से अच्छा निश्चेतक माना जाता है। इसे क्लोरोफार्म से अच्छा निश्चेतक माना जाता है। निश्चेतक, एनिस्थेटिक, क्लोरोफार्म से अच्छा निश्चेतक माना जाता है। अगला लिखो मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनाइड, साइनेट, MIC, निक गैस कहते हैं इसको, या इसको भोपाल त्रासदी गैस के नाम से भी जाना जाता है।
मिक गैस कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला लिखो CFC। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो यह क्लोरीन फ्लोरीन तथा कार्बन से, यह क्लोरीन फ्लोरीन तथा कार्बन से क्लोरीन फ्लोरीन तथा कार्बन से मिलकर बनी होती है, क्लोरीन फ्लोरीन तथा कार्बन से मिलकर बनी होती है, जिसका यूज एसी रेफ्रिजरेटर आदि में, एसी रेफ्रिजरेटर आदि में प्रशीतक के रूप में, कूलेंट के रूप में, प्रशीतक कूलेंट के रूप में किया जाता है। प्रशीतक के रूप में किया जाता है। अगला को एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। ये विनेगर, सिरका निर्माण में। अगला को मेथेनोइक अम्ल, फार्मिक एसिड लाल चींटी में पाया जाता है। लाल चींटी मधुमक्खी जो होती है उसमें मेथेनोइक एसिड फार्मिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड दही में होता है। फॉर्मूला रहने देना, CH3COOH होता है, इसका याद रख लेना, HCOOH। फॉर्मूला जनरली नहीं आता है, देखो आने को तो आ भी सकता है लेकिन हर किसी का जरूर नहीं, सबका याद रखें। ऐसे एल्कोहल वगैरह है, क्लोरोफार्मिन का आ सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये होता है मैलिक एसिड, सेब में उपस्थित होता है। सिट्रिक एसिड नींबू, नारंगी, आंवला में उपस्थित होता है। टार्ट्रिक एसिड अंगूर तथा इमली में उपस्थित होता है।
कपड़ों से जंग आदि के दाग धब्बे हटाने में ऑक्सैलिक एसिड का यूज करते हैं। मैलिक एसिड से मैपल, सिट्रिक एसिड, साइट्रिक या सिट्रिक। टार्ट्रिक अंगूर और इमली में, नींबू में सिट्रिक होता है। किसको बोलते हैं? नहीं, इमली अंगूर में टार्ट्रिक होता है। टमाटर में भले ही सिट्रिक हो सकता है, टमाटर में सिट्रिक भी होता है, ऑक्जेलिक भी होता है। एक बार आरएस से प्रश्न आया था जिसमें ऑक्जेलिक ही माना था। इमली में आपने ये जो पोटाशी का पानी वगैरह बनता है ना, या तो इसमें टार्टर की तो डालते हैं। अरे जलजीरा से खट्टा थोड़ी होता है, जलजीरा से तो उसका टेस्ट आएगा। खट्टापन तो टार्टरिक एसिड के कारण ही होता है। क्यों, भूख लगेगी? हैं? 3 बजे तक रहना है? मतलब बर्गर पिज्जा किसी की बात नहीं करें, कोई भी खाना पीना, रसगुल्ले गुलाब जामुन कुछ भी बात नहीं करें? कचौरी समोसे कुछ नहीं? खम्मन ढोकला और ये भी नहीं? कुछ भी नहीं? अब देखो, साबुन एंड अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट है। ये नॉन मेटल पे कार्बन में चल रहा है। वो अलग टॉपिक भी है, और वैसे कार्बन का ही कंपाउंड है ये, सोप एंड डिटर्जेंट। एक प्रश्न आता है, साबुन क्या होते हैं, सोप क्या होते हैं? साबुन जो हाई फैटी एसिड्स होते हैं उनके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। जब बस ये तेल, इसके अंदर ऑयल्स का यूज करते हैं, जैसे एक तो जैतून का तेल का प्रयोग किया जाता है, ऑलिव ऑयल। इसके अलावा एक जैसे नारियल का तेल है, अरंडी का तेल है, इनका यूज करते हैं साबुन बनाने में। जब बस ये तेलों की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की रिएक्शन होती है, तो प्राप्त होने वाले साबुन को कहा जाता है कपड़े धोने के साबुन। क्या कहा जाता है? कपड़े धोने के साबुन। और जब इनकी क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, KOH से, तो प्राप्त होने वाले साबुन को कहा जाता है नहाने के साबुन कहते हैं। यानी सोडियम सॉल्ट जो होते हैं इनका यूज तो कपड़े धोने के साबुन बनाने में किया जाता है, और पोटेशियम जो लवण होते हैं इनका यूज करते हैं नहाने के साबुन बनाने में। इसके अलावा शैम्पू वगैरह बनाने में और शेविंग क्रीम वगैरह बनाने में किसका यूज करते हैं? पोटेशियम आयनों का यूज किया जाता है। साबुन बनाने की क्रिया सोपेनिफिकेशन कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। और साबुनीकरण क्रिया के दौरान जो सोप बनता है उसको अलग प्राप्त करने के लिए एक केमिकल का यूज करते हैं, एक सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है, यानी नमक मिला करके साबुन को प्राप्त कर लिया जाता है। और एक प्रश्न आता है कि सोपेनिफिकेशन में साबुन के साथ साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है? ग्लिसरॉल का निर्माण भी साबुन के साथ साथ होता है। एक क्वेश्चन आता है, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं।
किसका प्रयोग करते हैं? ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। अपमार्जक जो होते हैं, जिसको डिटर्जेंट कहा जाता है, सामान्य भाषा में सर्फ कहते हैं, ये डिटर्जेंट साबुन के बजाय श्रेष्ठ माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि साबुन जो होता है ये कठोर जल के साथ आसानी से झाग नहीं देता। जल दो प्रकार का होता है, एक तो मृदु जल सॉफ्ट वाटर, और एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट का मतलब तो होता है जिसमें साबुन आसानी से झाग दे दे। कई बार पानी ऐसा होता है कि अपन कितना भी रगड़ लें साबुन झाग नहीं देता, लेकिन उसमें सर्फ दे देती है। क्यों? क्योंकि सर्फ बनाने में या अपमार्जक डिटर्जेंट बनाने में सोडियम लॉरिल सल्फेट का उपयोग किया जाता है या सल्फोनेट लवणों का यूज करते हैं। और सल्फेट जो सॉल्ट होते हैं ये जल में सोल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं, जिसके कारण अपमार्जक डिटर्जेंट जल में आसानी से घुल करके झाग देते हैं और गंदगी को आसानी से खींच लेते हैं। जबकि साबुन जो होते हैं ये साबुन कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण बनते हैं साबुन के अंदर, और कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण प्रेसिपिटेट का निर्माण कर देते हैं, अवक्षेप बना देते हैं, जिसके कारण कठोर जल में साबुन झाग नहीं देते हैं। ये जल में कैसे होते हैं? ये लवण अघुलनशील होते हैं, नॉन सोल्यूबल होते हैं, जिसके कारण साबुन के बजाय अपमार्जक श्रेष्ठ माने जाते हैं। नीचे लिखना सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन तथा अपमार्जक। पहला पॉइंट लिखो, साबुन उच्च बसीय अम्लों के। अब बसीय अम्ल में इसमें कौन कौन से फैटी एसिड के अंदर? जैसे पल्मिटिक एसिड, ब्रैकेट में लिख लेना, पल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, लिनोनिक एसिड, जो हायर फैटी एसिड्स होते हैं ना उनके एग्जाम्पल हैं ये पल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड लिनोनिक एसिड। उच्च बसीय अम्लों के, ब्रैकेट बंद कर लो, सोडियम तथा पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। नीचे लिखो, जब बसीय तेलों की क्रिया, फैटी ऑयल्स, जब बसीय तेलों की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराई जाती है, से कराई जाती है, तो प्राप्त होने वाले साबुन को कपड़े धोने के साबुन कहते हैं। कपड़े धोने के साबुन कहते हैं। ओसवाल। नीचे लिखो, और यदि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, और यदि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, तो प्राप्त होने वाले साबुन को नहाने के साबुन कहते हैं। नंबर 1, तो प्राप्त होने वाले साबुन को नहाने के साबुन कहते हैं। नहाने के साबुन कहते हैं। नीचे लिखो, अर्थात सोडियम सॉल्ट का यूज कपड़े धोने के साबुन बनाने में, सोडियम सॉल्ट का यूज कपड़े धोने के साबुन बनाने में, तथा पोटेशियम सॉल्ट का यूज नहाने के साबुन
पोटेशियम सॉल्ट का यूज नहाने के साबुन, शैम्पू तथा शेविंग क्रीम बनाने में किया जाता है। तथा शेविंग क्रीम बनाने में किया जाता है। शेविंग क्रीम बनाने में किया जाता है। नीचे लिखो साबुन बनाने की क्रिया, साबुन बनाने की क्रिया साबुनीकरण, साबुनीकरण सोपेनिफिकेशन कहलाती है। साबुनीकरण कहलाती है। जिसमें सोडियम क्लोराइड मिलाकर प्राप्त साबुन को, जिसमें सोडियम क्लोराइड मिलाकर प्राप्त साबुन को, सोडियम क्लोराइड मिलाकर प्राप्त साबुन को अलग कर लिया जाता है। सोडियम क्लोराइड मिलाकर प्राप्त साबुन को अलग कर लिया जाता है तथा बाय प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। ग्लिसरॉल C3H8O3, ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट को साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए, साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। अगले को साबुन कठोर जल के साथ घुलकर, साबुन कठोर जल के साथ घुलकर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के अघुलनशील लवण बनाते हैं, अघुलनशील लवण बनाते हैं। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के अघुलनशील लवण बनाते हैं। इसलिए कठोर जल में साबुन के बजाय, इसलिए कठोर जल में साबुन के बजाय अपमार्जक बेहतर माने जाते हैं। क्योंकि अपमार्जक बनाने में सोडियम लॉरेल सल्फेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम लॉरेल सल्फेट का उपयोग किया जाता है। जो कि जल में घुलनशील होता है, जो कि जल में घुलनशील होता है।